मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि प्यारे छात्रों, कक्षा 12 की परीक्षा तो अवश्य होगी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या क्या हो, यूपी बोर्ड हो। और 10 की परीक्षा में थोड़ा अभी सीबीएसई बोर्ड का तो ख़त्म हो चुका है, मतलब निरस्त हो चुका है, ग्रेडिंग सिस्टम से पास कर दिया जाएगा। लेकिन कक्षा यूपी बोर्ड में अभी बातचीत चल रही है कि निरस्त कर दिया जाए या फिर जैसे या फिर पेपर कराया जाए। तो इसके लिए 2-4-10 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो जैसा आएगा। अब हम आप लोगों को एक बार बताते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो लाने वाले हैं। यानी इसका मतलब क्या, 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है कि आप लोगों को हम एक वीडियो में एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला है, उसको हम क्लियर करवा देंगे जब तक परीक्षा होगी तब तक। लेकिन उसके लिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब रेगुलर हम कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे कभी कभार वीडियो हमारी आती रहेगी। तो चलिए ठीक है। तो आज जैसा कि आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, मैथ से हटकर आज हम आप लोगों को बढ़ाने चल रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का ये थोड़ा हम नमूना आपको बताएं चलिए, उसके बाद एक वीडियो में ही हम पढ़ाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आज हम भौतिक विज्ञान में पढ़ाने क्या चल रहे हैं, एक चैप्टर इकाई 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश। चैप्टर 1 क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज ये चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। हम वैद्युत का एक चैप्टर और भी अभी पढ़ाएंगे जब चुंबक वाला आएगा, अभी मैग्नेट वाला जब आएगा। ये अभी क्या है, अभी ये धारा वाला है, वैद्युत वाला है, चार्ज वाला है। अभी जब मैग्नेट वाला भी आएगा वहाँ भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं चैप्टर का। इसमें सबसे पहले सुन लीजिए क्या क्या हम पढ़ाएंगे। इसमें पढ़ाएंगे विद्युत आवेश, आवेश के गुणधर्म, कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात आप क्या कहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहली बात हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं विद्युत आवेश। पहली बात क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश है क्या? आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है। वह मूल गुण, आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनका क्या करता है, अनुभव करता है। वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। जैसे मेरे भाई, आप लोग जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर अपनी कलम उठाइए और अपने पेन को आप क्या करिए, सर में कुछ देर ऐसे रगड़िए, सर में रगड़िए और रगड़ने के बाद कुछ छोटे, चलिए ठीक है, आप ऐसे सर में रगड़िए और सर में रगड़ने के बाद ऐसे सर में रगड़िए और सर में रगड़ने के बाद आप ऐसे अपने हाथ के पास लेकर जाइए। तो देखिए कुछ ऐसा महसूस होगा कि
आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ हाथ जहाँ पर वो पेन जा रहा है वहाँ पर कुछ चिकना चिकना टाइप का लग रहा है, या जो बाल उल होते हैं वो थोड़ा आपके पेन की ओर आकर्षित होते हैं। तो यही क्या है, वैद्युत आवेश है। तो इसमें क्या होता है, जो ये छड़ होती है, अब क्या होता है, ये बाल जो होता है, ये बाल जो होता है ये इस पेन की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसित हो रहा है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते, जहाँ जो ये आ रहा है, जो आ रहा है किसकी तरफ, इसकी तरफ, यानी कि जो आ रहा है वो धनावेशित है। वो कैसा है, धनावेशित है। और और जिस पर आ रहा है वो क्या है, ऋण आवेशित है। वो क्या है, ऋण आवेशित है मित्रों, यानी कि इस पर ऋण आवेश है और इस पर क्या है, धन आवेश। ठीक, इतनी बात समझ गए। या फिर एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक कांच की छड़ का, हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, एक कांच की छड़ को हम क्या करें, रेशम के कपड़े पर रगड़कर कहीं स्टैंड पर लटका देते हैं, कहीं स्टैंड पर क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। फिर इसी प्रकार हम करते हैं कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर धागे द्वारा अन्य स्टैंड से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जो पहले वाले हम रगड़े थे उस पर निगेटिव चार्ज रहता है, जो बिल्ली वाले पर रगड़े थे छड़ा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उन दोनों को जब हम एक साथ लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमें यह मालूम होता है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इन पर बल जो लग रहा है विपरीत बल लग रहा है। विपरीत का मतलब इधर इसकी वजह से ये पीछे जा रहा है और इसकी वजह से ये पीछे जा रहा है। तो मित्रों अभी हम आगे बहुत आराम से बताएंगे, बहुत आराम से सब कुछ आपको लोगों को हम बताते चलते रहेंगे। अब हम आप लोगों को और कुछ बता देते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ का धनावेशित तथा रेशम के कपड़े का ऋणावेशित हो जाना ही क्या हो जाता है, ये वैद्युत आवेश के अंतर्गत आ जाता है। अब वैद्युत आवेश के प्रकार, अब वैद्युत आवेश के प्रकार में हम बताते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। चलिए, तो वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी जब हमने रगड़ के बताया तो आवेश कितने प्रकार के हो रहे थे, आवेश दो प्रकार के। एक कौन सा, एक होता है धन आवेश, एक होता है कैसा चार्ज, धन आवेश, और एक होता है कैसा, ऋण आवेश, एक होता है कैसा, ऋण आवेश। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब रही बात धनावेश वाले में क्या हम लिखते हैं, तो सुनिए धन आवेश के बारे में सुनिए। देखिए धन आवेश में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाते हैं। जो धनावेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाकर वो क्या बनाते हैं, उदासीन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निकलना होता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्यागना होता है। और प्रोटॉन, त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और प्रोटॉन माने प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सुनिए पहले ध्यान दीजिए, अगर हम एक नाभिक बनाते हैं तो नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और उसके बाहर ये कक्षक होता है, ये क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, सेल कहा दिया जाए। इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस निगेटिव चार्ज होने के कारण बाहरी सब कक्षक क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और जो नाभिक होता है इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है या नाभिक बोला जाता है। जो नाभिक होता है वो कैसा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके दो मूल कण होते हैं। सबसे छोटी इकाई
आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन मतलब अगर पूछ लिया जाए कि नाभिक में कुल कितने कण हैं, तो नाभिक में 2 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब समझिए कि कब कोई चार्ज नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ आ जाते हैं तब उदासीन हो जाते हैं। उदासीन यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं रह जाता, तो वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तब वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? न्यूट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब हम धनात्मक आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी, या प्रोटॉन की क्या हो? अधिकता, वो कहलाता है धन आवेशित कहलाता है। वो क्या कहलाता है? धन आवेशित कहलाता है। और ऋणात्मक आवेश कब होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, नोट करते रहिए, कॉपी किताब लेकर नोट करिए, तब ठीक आएगा, तब सही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की कमी ऋण आवेशित कहलाता है। ठीक, आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में मतलब इस टाइम के अनुसार प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक बना होता है तथा परमाणु नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब परमाणु जो होता है नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी हमने क्या किया? बता दिया। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, जिन पदार्थों में वैद्युत आवेश मुक्त रूप में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, उन्हें चालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। जिस पदार्थ में या जिस अवयव में, जिस पदार्थ में विद्युत आवेश क्या हो? मुक्त रूप से प्रवाह हो, मतलब बहत रहा हो, हमेशा रहता हो, मतलब हमेशा नहीं, जिसमें प्रवाहित हो सके, जिसे सजातीय विजातीय नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, वही, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंडक्टर कहलाएगा। अब कंडक्टर में से तांबा में करंट आता है कि नहीं आता? आता है। और लोहा में करंट आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इस प्रकार से ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बताइए भाई मेरे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम इसके बाद आते हैं अब क्या? विद्युत धारा। इसके बाद हम नंबर लगाते हैं किसका? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पे आ जाइए। यहां पर क्या बातचीत चलेगी? चलिए, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको। ये सभी जब डेरिवेशन होगा तो बहुत मजा आएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। वो जो अभी हमने कहा जो प्रवाह होता है वही प्रवाह का है? धारा है। जो प्रवाह है वही क्या है? धारा है। वही क्या है? धारा है। वही विद्युत धारा है। तो अब हम, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1 कूलाम होती है। कितनी होती है? 1 कूलाम होती है। अब हम इसके बाद मेरे भाई लोग इसके बाद बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं मापन की, किसकी? मापन की MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा वैद्युत धारा के क्या हैं? मूल मात्रक। एम्पियर की परिभाषा, अब सबसे पहले एम्पियर की बात सुनिए। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। दो समांतर तारों के बीच, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल्ब के आधार पर दी जाती है किसकी परिभाषा? एम्पियर की। इसके अनुसार यदि निर्वात में दो सीधे लंबे व समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी प्रति मिनट लंबाई 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। और एम्पियर का प्रतीक हमने अभी बता दिया था किससे होता है? एम्पियर का प्रतीक ए होता है। तो आप लोग वीडियो रोक रोक कर परिभाषा क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद वैद्युत धारा बराबर क्या होता? अभी जो हमने बताया था इसका एक और बढ़िया बताऊंगा। वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश बटा समय, यानी कि I बराबर Q/T। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? I बराबर क्या होता है? I/T। यानी कि अगर हम 1 एम्पियर, ध्यान दीजिए परिभाषा देखिए भाई हम कैसे बनाते हैं। हम मान चलते हैं धारा जो है 1 एम्पियर लिए, क्या लिए? 1 एम्पियर लिए। और उसके बाद सुनिए, अब ये 1 है इधर ना, इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इधर मैंने 1 लिया, सुनिए ध्यान से, सुनिए, अगर हमने इधर 1 लिया है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 1। तो 1 लेने के लिए 1 कब होगा? या तो ये 2/2 हो, या तो 3/3 हो, या तो 4/4 हो, या तो 5/5 हो, या तो 6/6 हो, या तो 7/7 हो, या तो 8/8 हो, तभी तो 1 होगा, तभी 1 होगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। तो 1 एम्पियर हम इसको 1 ही लेंगे। हम क्या करते हैं? 1 कूलाम जो आवेश ले लेते हैं और 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड हम क्या करते हैं? 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड में जो प्रवाहित होता है वही क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होने की दर को ही हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर के बराबर होता है। परिभाषा निकल गई कि नहीं निकल गई? हमने 1 एम्पियर लिया, एक देखो नई परिभाषा, 1 एम्पियर की धारा, सॉरी, और अगर यहीं से हम परिभाषा अगर बनाते हैं Q बराबर IT, अगर हम यहीं से आवेश की परिभाषा बनाते हैं तो देखो आवेश की परिभाषा कैसे हो जाएगी? आवेश की हमने एक कूलाम आवेश ले लिया और 1 एम्पियर क्या ले लिया? धारा ले लिया, और 1 एम्पियर धारा ले लिया, और T सेकंड में 1 सेकंड क्या कर दिया? समय ले लिया। अब दिमाग में तुम लोगों को मित्रों ये बात आ रही होगी कि मैं 1 क्यों ले रहा हूं। देखो हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि इधर अगर हमने 1 लिया तो इधर भी हम क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे ना। ध्यान दीजिए, देखिए मजा बहुत आएगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को हम पूरी की पूरी फिजिक्स जो है पूरी आराम से पढ़ा देंगे। जैसे हमने समझा रहा हूं कि Q बराबर क्या होता है? IT। अब हमको बताना है कि आवेश की परिभाषा निकालनी। तो हम आवेश की परिभाषा कैसे निकालेंगे? देखिए हम क्या किया कि 1 कूलाम क्या ले लिया? आवेश ले लिया। 1 कूलाम आवेश ले लिया। और अब ये देखिए ये बराबर इसके, ये भी होना क्या चाहिए? ये भी 1 ही होना चाहिए ना। जब ये 1 है तो किसी भी प्रकार से ये भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम 1 करेंगे कब? क्योंकि यहाँ पर 2 क्वांटिटियां हैं तो इसलिए हमको 2। अब कब 1 होगा? जब 1 गुणे 1 होगा तभी 1 होगा, या 5 गुणे 1/5 हो तब 1 होगा ना। लेकिन हम 1 करना है तो 1 गुणे 1। तो यानी कि दिमाग में बात आ रही है कि 1 एम्पियर धारा और 1 एम्पियर धारा और गुणे कितना? 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए। अब देखिए समझिए बात को, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाती है तो वह 1 कूलाम के बराबर होती है। ये 1 कूलाम आवेश के बराबर होती है। समझ में आता है? 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाती है तो 1 कूलाम के बराबर हो जाती है। 1 कूलाम के बराबर हो जाती है। ये हुआ आवेश का परिभाषा फार्मूले के हिसाब से। और अभी हम और बताते हैं। अब देखो इसके बाद इसका हमको अब बताना क्या है? हमको वैद्युत आवेश का मात्रक बताना है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक बराबर Q बराबर IT होता है।
Q बराबर क्या हो जाता है मित्रों, IT हो जाता है। तो I माने क्या होता है, एम्पियर होता है। I माने क्या होता है, एम्पियर। और T माने क्या होता है, समय होता है। T माने क्या होता है, समय होता है। और अब ध्यान दीजिए, तो बस इसको लिख क्या सकते हैं, Q बराबर एम्पियर, एम्पियर मीटर, इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण, इसके बाद अगली हेडिंग आती है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये भी जान जाइए, वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में जब सुन लीजिए मजे से, एकदम बहुत बढ़िया सुन लीजिए। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, जब दो वस्तुएं परस्पर क्या की जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। मापने पर यह देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्राएं ठीक एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना धन वैद्युत आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋण वैद्युत आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है। बराबर एकदम उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही रेशम पर भी उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जितना ऋण वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही उस बिल्ली की खाल पर भी धन आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश उत्पन्न, यानी कि दोनों आवेश बराबर उत्पन्न होकर क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं ना। यानी कि इसमें पता ये चलता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। बस केवल क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं, वैद्युत संरक्षण कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं इसी को। तो ठीक, इतना बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं मूल आवेश, यानी कि आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में बताने चले हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिए। ये क्या है, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक यूनिट प्रदान किया है। ठीक है, वह सबसे छोटे से छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को नापे तो उसका आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज होगा। सदैव ई के क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी कि क्या, या तो 1 ई होगा, या तो 2 ई होगा, या तो 3 ई होगा, या तो 4 ई होगा, या तो 5 ई होगा, या तो 6 ई होगा, या तो 7 ई होगा, डॉट ऐसे होगा। ये नहीं होगा 1/2 ई, आधा तिहा, ये सब नहीं होगा। ये पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना मेरे प्यार। तो सदैव क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। किसी भी वस्तु कण अथवा आयन का आवेश ई की भिन्न में कभी नहीं होगा, यानी कि पॉइंट में कभी नहीं होगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा।
इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित, हाँ होगा, लेकिन वो अगले चैप्टर में आगे जब आप जाएंगे तब वहां पर देखेंगे कैसे। यहां पर जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटम कण, यानी कि कौन सा गुण है? ये गुण, ये गुण, मतलब ई के क्या होता है? गुणज में होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये क्यों होता है, क्यों गुणज नहीं? अगर देखिए, अगर यही क्वांटम का जो चित्रण है इस तरीके से बनता तब तो गुणज नहीं होता, तब क्या होता? तब यहाँ पॉइंट भी मिल जाता। लेकिन आवेश का जो चक्रण अगर बनता है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे, तो इसलिए इसमें क्या होता है? ये देखिए, अगर ई है तो 2e है, 3e है, 4e है, 5e है, 6e, ऐसे बन के तैयार हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है इसका जो ग्राफ बनता है ये क्या होता है? ये क्वांटम प्रकृति का होता है, अलग अलग होता जाता है ना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और एक बात सुनिए, ई का मान क्या होता है? ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। ई बराबर क्या होता है? याद कर लीजिए, ये काम देगा। अभी सवाल जब लगाया जाएगा तो बहुत मजा आएगा, काम देगा ये सब बातें, ठीक। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते। वैद्युत आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। तो आवेश के क्वांटमीकरण Q बराबर क्या होता है? देखिए ध्यान से, आवेश का जो, अब इसी फार्मूले से देखिए, आवेश का जो क्वांटमीकरण जो होता है, क्वांटमीकरण मतलब Q बराबर क्या होता है? Ne। अब n बराबर क्या होता है? 1 होता है तो Q बराबर E होता है। अगर n बराबर 2 हो जाए तो Q बराबर 2E होता है, जहां n बराबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड so on डॉट डॉट, है ना। और आधुनिक भौतिक में ऐसे कणों की खोज की गई है जिनके संयोग से मूल कणों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मूल कण ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, आवेश कि आवेश बने हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। यद्यपि ये 6 प्रकार के होते हैं, परंतु 2 प्रकार के क्वार्क्स की अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। अब एक होता है +2/3 और एक होता है -1/3e। बस इनसे अपेक्षाकृत क्या होता है? सही होता है, ठीक ठाक होता है। और क्वार्क्स की खोज के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। अन्य 4 प्रकार के क्वार्क्स इन 2 प्रकार के क्वार्क्स में बदलते रहते हैं। क्वार्क्स की खोज के बाद भी आवेश का क्वांटम स्मॉल ई ही लिया जाता है, क्योंकि मुक्त रूप से पाए जाने वाला न्यूनतम आवेश स्मॉल ई है। अतः अब भी क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस, यानी यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव भी होता है और क्या होता है? पॉजिटिव वाला भी होता है, क्योंकि बराबर सेम कंडीशन में होना चाहिए ना। तो बस अब इसके बाद जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कूलाम के नियम से। ये तो हो गया, यहाँ तक सिस्टम हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो कहाँ से पढ़ाएंगे? कूलाम के नियम से। देखिएगा कितने धज्जियाँ एकदम उड़ा देंगे कूलाम के नियम का, उसका सदिश निरूपण जो होगा और उसके जो इतने प्रकार हैं, सब कुछ एकदम धज्जियाँ उड़ जाएगी। आप लोगों को जबान पे याद होगा, भाई तो ये तो केवल थ्योरेटिकल था, बस वैसे था, ये भी समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।